वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पर योगेंद्र सिंह योगी। थैंक यू सर। आई जस्ट होप कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अभी तक कवर की हैं, बट हमने कुछ इलेक्शंस के बारे में कवर नहीं किया था। जी सर, तो जैसा कि अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा सुर्खियों में है हमारा हरियाणा इलेक्शन, तो आज के हमारे कुछ सवाल आपसे हरियाणा इलेक्शन से ही रिलेटेड होंगे एंड हम उम्मीद करेंगे कि हमें उस पर बेटर आंसर्स मिले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, मेरा पहला तो जो ये रुख है ना हरियाणा इलेक्शन का, वैसे तो हर इलेक्शन में ये राहुल गांधी जी वर्सेस मोदी जी ही हो जाता है, इसमें भी कुछ वैसा ही सीन होता हुआ दिख रहा है। तो सर, आपको इसमें क्या लग रहा है कि जो ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी वाला केस चल रहा है, इसमें किसकी पार्टी ज्यादा आगे चल रही है? देखो, बात यह है कि वैसे तो इस मुल्क में दो ही मेन पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। और जिन स्टेटों में इनका अस्तित्व है, इनका आमना सामना होता ही है। तो मामला तो पार्टीज का है कि बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस, पर हमारी पॉलिटिक्स धीरे धीरे मैन सेंट्रिक होती जा रही है, तो वो नेताओं के नाम आगे आ जाते हैं। जैसे मुकाबला, जैसे आप बात कर रही हैं कि ये आखिर में मुकाबला राहुल और मोदी जी की प्रेस्टीज पे भी चला जाएगा। हालांकि इलेक्शन लोकल लोग लड़ रहे हैं, वहां पर हरियाणा का दोनों की पार्टीज है, पर आखिर में जब हार जीत होगी तो दोनों की पार्टियों पे भी असर पड़ेगा और दोनों की पर्सनैलिटीज पे भी असर पड़ेगा। तो मामला तो बिल्कुल ठीक। पर अब आगे बात करते हैं हम इलेक्शन की। अब इलेक्शन प्रोसेस तो तकरीबन नॉमिनेशन हो गया, विड्रॉल्स हो गए और काफी दिन हो गए इलेक्शन चलते हुए भी। हालांकि मेन लीडर्स की कुछ रैली भी हो गई है और अभी कुछ आगे और होनी है। पर जिस तरह से जब इलेक्शन चला हरियाणा में, तो उस इलेक्शन में पहले जैसे इलेक्शन चला था तो कांग्रेस बहुत एज पे थी। ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और 60-70 सीटों पे आ जाएगी, ऐसा लगा था। पर जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा सा मामला अब उतना नहीं रहा। अब थोड़ा सा कांग्रेस डाउन हुई है और बीजेपी ने थोड़ा सा पिक किया है। हालांकि अभी भी ओवरऑल कांग्रेस एज पे है, पर उसमें एक तो ये रहा कि दोनों तरफ से सीट मांगने वाले बहुत थे। अच्छा, कांग्रेस की लहर थी तो कांग्रेस के सीट मांगने वाले बहुत ज्यादा थे और टिकट दी जा सकती है एक पे। तो दोनों ही पार्टियों में लोगों में असंतोष फैला और दोनों में बागी खड़े हो गए। और तकरीबन 19 सीटों पे तो कांग्रेस के बागी खड़े हैं जो पोटेंशियल है, और 15 सीटों पे बीजेपी की बागी भी खड़े हैं जो है। तो उनमें से कुछ पोटेंशियल है और कुछ वोट काटेंगे, कुछ जीतने की पोजीशन में भी है। तो इलेक्शन अब धीरे धीरे जिस स्थिति में पहुंच गया है, अब वो मतलब कि उतना गैप नहीं रहा जितना गैप स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में बहुत गैप था, पर अब जो है गैप थोड़ा सा घटा है। हालांकि आज की तारीख में भी कांग्रेस एज पे है, पर यह राजनीति है। राजनीति में इलेक्शन में रोज डेवलपमेंट होती है, रोज नई कोई घटना आ जाती है, तो उससे चेंज होता नहीं है। पर मैं जो भी बात करूंगा वो आज तक के उसमें करूंगा और फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, ये स्थिति है इलेक्शन की। आगे बताइए। बिल्कुल सर। लाइक ये तो हमने क्लियर हो गया कि जो बीजेपी या जो कांग्रेस की पार्टी है उसकी क्या स्थिति है, बट जैसा कि इसमें और पार्टियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनका सर क्या स्थिति देखने में आ रहा है अभी? वो बिल्कुल, आपने बहुत जायज क्वेश्चन पूछा। इसमें 3 पार्टियां और अलायंस और भी हैं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा मुख्यतः। वो है, एक तो अभय चौटाला की ILD है, उसका मायावती जी से अलायंस हुआ है। अच्छा। और दूसरी एक पार्टी है JJP की, दुष्यंत चौटाला की, उनका अलायंस हुआ है आजाद पार्टी, चंद्रशेखर आजाद है, वो भी यूपी की पार्टी है। और दोनों का अलायंस जो शेड्यूल कास्ट बेस्ड पार्टी है उनसे अलायंस किया है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट वोट बहुत डिसाइडिंग। तीसरी जो है जो एंटर हुई है आम आदमी पार्टी। हालांकि उससे कांग्रेस से बात चल रही थी अलायंस की, पर वो टिकटों पे बात नहीं बन पाई, तो एक आप लड़ रही है। पर इसमें मैं जो आपको बता दूं कि मामला जो है सीधा सीधा हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। जो ये तीनों अलायंस और पार्टियां हैं, उसमें जो आप है उसका कोई वजूद नहीं है वहां। वो कुछ इलाकों में, शहरी इलाकों में कुछ जगहों में थोड़ी बहुत वोट ले सकती है, अदरवाइज उसका कोई खाता शायद नहीं खुलेगा। और जो JJP अलायंस है उससे भी लोग इतने नाराज हैं कि उनसे तो जितना बीजेपी से नाराज है उतना ही उससे नाराज है।
तो उस पार्टी का भी खाता खुलना मुश्किल है। कोई एक आध सीट आए तो आए, नहीं तो उनको उस अलायंस का भी खाता नहीं खुलेगा। और जो आईएनएलडी है, जो बीएसपी है, उसकी 3-4 सीटें आने की उम्मीद है। 3-4 सीट, 4 सीट, 5 भी आ सकती है, उसकी ये उम्मीद है। अदरवाइज मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा, असली मुकाबला यही रहेगा। अच्छा सर, ये तो चलिए हमें क्लियर हो गया कि क्या पार्टीज क्या रोल प्ले कर रही हैं और किसकी कैसी स्थिति है, कौन किस डायरेक्शन में जा रही है, किसकी कितनी संभावना है। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इसका मेन मुद्दा क्या, जो हरियाणा इलेक्शन अभी हो रहे हैं, इसमें जो ये स्तर बदल रहे हैं लोगों के, किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा बदल रहे हैं? देखो, हरियाणा में जैसे और सब जगहों पे मुद्दे होते हैं, ज्यादातर कुछ मुद्दे तो कॉमन होते हैं, और कुछ मुद्दे हरियाणा के जो संस्कृति है, जो हरियाणा की पृष्ठभूमि है, हरियाणा की पृष्ठभूमि और हरियाणा की संस्कृति में उनके जो फेवरेट 3 मुद्दे हैं वो है किसान, जवान और पहलवान। 3 मुद्दे बहुत हैं जो हरियाणा के आम हरियाणवी को बहुत टच करते हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों का हरियाणा में बहुत प्रभाव है और तीनों चीजों को बहुत लोग मानते हैं। और इन तीनों मुद्दों में मान लो हम किसान का मुद्दा लेते हैं, तो हरियाणा में ज्यादातर जातियां किसान से संबंधित है, किसानी से है। और जो पीछे किसान आंदोलन हुआ और 1 साल तक जो किसान बैठे रहे, उसमें हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा थे। और जिस तरह से बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके साथ सलूक किया, उससे बेहद नाराजगी है किसान वर्ग में। और किसान वर्ग में सिर्फ कोई एक कास्ट नहीं आती, सारी कास्टें हैं। कुछ डायरेक्ट खेती में जुड़ी है, कुछ इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, कुछ मजदूरी से जुड़ी हुई है, कुछ व्यापार से जुड़ी हुई है। तो सारा मामला किसानी में बहुत ज्यादा है। और उसमें 750 लोग शहीद हुए और 3 काले कानून लेके आए जो कि किसानों ने मांगे नहीं थे। वो दबाव में आके कानून तो वापस ले लिए, पर उनका जो मेन मुद्दा जब उनको उठाया गया था, तो उनको ये कहा गया था कि आपको एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी फसलों की, वो आज तक नहीं दी गई। तो ये हाल तो किसान मुद्दे पे, जिसमें बीजेपी से नाराज है। दूसरा मुद्दा है जवानों का। जवान जो है, हरियाणा जो है इस टाइम बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से है, पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, नौकरी हो नहीं रही, पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, सब भर्तियां हो नहीं रही। यहां तक हाल है कि जवान बच्चों को भर्ती करा के जो दलाल टाइप लोग हैं उनको झांसा देके यूक्रेन और इजराइल में भी भेज रहे हैं, जहां वार चल रही है। तो ये मुद्दा बहुत है। दूसरा जवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो अग्निवीर का। हरियाणा का जो नौजवान है, वो उसका फौज की तरफ बहुत ही आकर्षण है और वो बहुत ज्यादा। और जब से अग्निवीर आई है, जो 4 साल किया है, जिसकी कोई फ्यूचर नहीं दिखता नौजवानों में, उससे भी नौजवान हताश है। तो जवान जो है बेरोजगारी से, अग्निवीर से, पेपर लीक से और भर्तियों से, इन सब वजह से जवान भी वीक है। और तीसरा मुद्दा पहलवानों का। हरियाणा के पहलवान बहुत मुश्किल है, तो सारे खिलाड़ी अच्छे हैं, पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी मैच होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसमें हरियाणा का पहलवान सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जिस तरह से पिछले साल जो हरियाणा के पहलवान थे, विनेश फोगाट, पूनिया और बबीता और बाकी सब पहलवानों ने, जैसे ये जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जो आंदोलन किया था, और जिस तरह से उनको पहलवानों को घसीटा गया सड़कों पे, जो हरियाणा की बेटियों को जिस तरह से घसीटा गया, वो बेहद ही हरियाणा के लोगों को आहत कर गया। और फिर अब इसी का असर ये हो गई, जब विनेश फोगाट गई पेरिस में, इतना अच्छा खेली और जाना पड़ा, तो लोगों को उसमें भी बहुत संदेशा हुआ और ये लगा कुछ गड़बड़ है, और उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हरियाणा में बहुत सहानुभूति है। और उस चक्कर में जब विनेश फोगाट आई, तो हरियाणा में बहुत बड़ा स्वागत हुआ। वो किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट से बड़ा स्वागत था। और अब विनेश फोगाट को टिकट भी दे दी हरियाणा ने, एक वो अपने जुलाना से लड़ रही है। तो ये मुद्दा भी है। बाकी महंगाई है और बाकी सब चीजें जो है, पूरे देश के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे हरियाणा के मेन है। ये मुद्दे सर हो सकता है कि बहुत बड़ा एक चेंज लेके आएंगे इलेक्शन के रिजल्ट में, क्योंकि जो आपने बताया सारे, पहली चीज बहुत रिसेंट के मुद्दे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जी, जी। उस जगह की, उस स्टेट की जिस चीज से पहचान है ना, आप उस चीज को ही डैमेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। ठीक बात। सर, जो अभी हमारी कुमारी शैलजा हैं, वो बहुत सुर्खियों में हैं, तो उनके बारे में आप बताइए कुछ, कि ऐसा उनका क्या सीन चल रहा है? मैं सुना नहीं, क्या किसका नाम बोले रहे हैं? मैं सुना नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कुमारी शैलजा हैं अभी, हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक बात उनका है। सर अभी क्या स्तर चल रहा है? हाँ, वो कुमारी शैलजा जो है कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर है, 5 बार की सांसद रही हुई है, चौधरी दलबीर सिंह की लड़की है और उसका एक अपना कद है और वो महिला भी है, जो शुद्ध कास्ट कास्ट से आती है। तो हरियाणा में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो एक तो जाटों का है, वो 22-23% है और तकरीबन 20-22% ही शेड्यूल कास्ट है। और पिछले इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें जो शेड्यूल कास्ट थे वो यूपी में भी, हरियाणा में वो पुराने पहले तो कांग्रेस के आते पर बीच में वो मायावती या जो कोई और पार्टियां आ गई उनकी तरफ चले गए थे और पिछले इलेक्शन में वो दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ आ गए थे। तो इस बार जो समीकरण बैठ रहे थे कांग्रेस के फेवर में वो है जो एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हरियाणा में जो बेसिक वोट बैंक जिस पे कांग्रेस ज्यादा डिपेंड कर रही है वो है जट, जाट, जाटव और मुस्लिम। तो जाट तो जो किसानी कास्ट है, मेजर कास्ट है हरियाणा की, और जट जो है वो सिख जट है, वो भी एक 6-7% है हरियाणा में, और जाटव शेड्यूल कास्टों के में एक प्रमुख कास्ट है। तो वो भी अगर सारे मिलाओ तो 20-21% बैठ जाते हैं और मुस्लिम भी मेवात इलाके में है। तो ये कांग्रेस का बेसिक वोट है। अब जो है उसमें कुमारी शैलजा की बात ये हुई कि जो वोट टिकट बटी तो हरियाणा में जैसे बीजेपी में भी कई गुट है तो कांग्रेस में भी कई गुट है, तो मेजर जो लॉयन शेयर है वो भूपेंद्र हुड्डा जी को मिल गया। और शैलजा की इच्छा थी कि कुछ टिकटें उनके चाहे तो मिल जाए, कुछ टिकटें तो मिली है पर कुछ टिकटें उनकी रह गई जिससे थोड़ा सा उनको नाराजगी सी हुई। तो उस वजह से वो और कुछ लोगों ने उल्टे सीधे बयान भी दिए तो वो थोड़ी सी अभी निष्क्रिय दिख रही है, आ नहीं रही। और इस बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने, मायावती ने उनको ऑफर कर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, आपकी बेइज्जती हो रही है। तो ये मुद्दा थोड़ा सा अपना हरियाणा में भरा गया। हालांकि कल कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं कांग्रेस में रहूंगी, मेरे खून में कांग्रेस है और मैं अपने पिताजी की तरह जैसे वो तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के गए थे, मैं इस कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के जाऊंगी। पर जब तक वो मैदान में नहीं आ जाती और कांग्रेस के पक्ष में खुल्ला नहीं आती तो ये एक थोड़ा सा मामला चल रहा है कि वो बीजेपी वाले इसका फायदा उठा रहे हैं कि एक तो महिला है कि महिलाओं का साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा और एक शेड्यूल कास्ट के लिए ठीक नहीं हो रहा। हालांकि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शेड्यूल कास्ट है और कांग्रेस के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो भी उदयभान सिंह जी, वो भी अपने शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो पर फिर भी कुमारी शैलजा का एक कद बड़ा है। तो देखो कांग्रेस कोशिश करेगी जब राहुल जी, खड़गे जी या प्रियंका कभी भी जो हरियाणा में जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि शैलजा जो है वो दोबारा सक्रिय होने से शायद बात बन जाए। और नहीं तो शैलजा का अगर गलती से जो ये फैक्टर जैसे किरण चौधरी चली गई बीजेपी में, अगर शैलजा भी चली गई तो फिर बहुत ज्यादा पलट जाएगा। तो देखो 1-2 दिन में इस बारे में क्या बात होती है। मतलब सर कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की। हाँ, और आज वो बहुत मैटर करता है उनका होना। आज वो इस मुकाम पे पहुंच गई है कि अगर वो बीजेपी की तरफ चल गई तो इलेक्शन बीजेपी की तरफ झुक जाएगा, चला जाएगा, और कांग्रेस की तरफ चली गई तो कांग्रेस तरफ। ये मुद्दा इतना ज्यादा है। हालांकि लोग दिमाग बनाए बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं, दिमाग लोग पहले बना देते हैं, बीजेपी से नाराज है, पर आखिर में ये मुद्दे भी उठ जाते हैं और उसकी जो वो फॉलोइंग है उस और कम से कम 21-22 सीटों पे शैलजा का बहुत असर है। 17 तो शेड्यूल कास्ट सीटें हैं और 4 सीटें जो हैं उसके और 21 सीटों पे तो शैलजा जी का असर है और 2 पार्लियामेंट सीटों पे उसका उनका असर है। तो सिरसा से वो मेंबर पार्लियामेंट है और वहां वो अंबाला से भी मेंबर पार्लियामेंट रही है और बाकी शेड्यूल कास्ट जो वोटर्स है वो पूरे हरियाणा में है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। पर मुझे जहां तक उम्मीद है कि वो एक कांग्रेस की पुरानी संस्कारी महिला है और वो मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस को इसमें छोड़ के जाएगी। नहीं सर, वैसे उन्हें जानना चाहिए जिस हिसाब से उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो उस हिसाब से देख के लग रहा है कि वो कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होंगी। ऐसा ही लग रहा है मुझे। सारी चीजों से जो कंक्लूजन है वो क्या लग रहा है आपको कि क्या प्रेडिक्शन हो सकता है? प्रेडिक्शन तो देखो, मैंने कहा कि हालात, पॉलिटिकल हालात कितने बदल रहे हैं, कितने वेरी कर रहे हैं, पर क्या नाम है, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे इलेक्शन का रुख भी बदलेगा। पर अगर आज मुझे आप जोर दे रही है कि आज मैं कुछ प्रिडिक्ट करूं, तो आज में मेरा प्रेडिक्शन ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी
और शायद इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मेरे को लग रहा है कि 25 के बीच में तो बीजेपी आएगी और 55-60 के बीच में आज के टाइम में अभी भी कांग्रेस खड़ी है और 10 लोग के करीब जो है वो आईएनएलडी और निर्दलीय वगैरह मिलके चलेंगे, क्योंकि निर्दलीयों की भी कुछ तो जोड़ जिट्टे आएगी, जो कुछ कांग्रेस के बागी हो सकते हैं और कुछ बीजेपी के। फिर बाकी देखो आखिरी दिनों में इलेक्शन में कहाँ रिजल्ट आता है, कहाँ बैठते हैं, तो किस वोट किस करवट बैठेगा। तो अगर ये हंग इलेक्शन हुआ तो फिर निर्दलीयों की और जो छोटी पार्टियां हैं इनकी कीमत बढ़ जाएगी और मोल भाव होगा। और अगर क्लियर मेजोरिटी आ गई तो फिर कोई बात नहीं। तो अभी आज की तारीख में अभी भी हालांकि थोड़ा सा बीजेपी उभरी है और कांग्रेस घटी है, पर अभी भी मेरे हिसाब से कांग्रेस का ही एज है, कांग्रेस अपना स्पष्ट बहुमत ले लेगी। बिल्कुल सर, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिले एंड जो हरियाणा इलेक्शन पे जो प्रेडिक्शंस हो सकते हैं या जो चीजें चल रही हैं उनकी जानकारी बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे वे में हमें मिली। सो थैंक यू सो मच आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एंड बाकी जो व्यूवर्स जिन्होंने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी उनको भी थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ ओपिनियन डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी वीडियोस आप और चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।